गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है, जो अगला अध्याय भी है वो है वंश समूह और वंशानुक्रमण। मतलब वंश का जो समूह है वो किस प्रकार से बनता है और जो वंश चलता है परिवार के अनुसार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसके विषय में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम वंशानुक्रमण की यदि हम बात करें तो जो भी समाज है हमारा, जो समाज है वो आदिकालीन जो समाज है, चाहे वो सरल समाज हो, उस समाज में जो हमें परिस्थिति जो प्रदत्त होती है, जो हमें मिली है हमारे परिवार के द्वारा, जो प्राप्त पद है जिसको हमने अर्जित नहीं किया है, ऐसे समाजों में जो व्यक्ति का पद निर्धारण है, उसके जो अधिकार एवं कर्तव्य हैं या फिर संपत्ति पर अधिकार है तथा दूसरे व्यक्तियों से संबंध है, इन सभी का जो प्रमुख आधार होता है वो जन्मजात संबंध होते हैं। प्राथमिक हम सामाजिक समूह जो रहते हैं वो किस भावना से जुड़े रहते हैं? वो बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते हैं। अधिकांशतः उनकी जो सदस्यता है वंशानुक्रमण से निर्धारित होती है। बंधुत्व एवं वंशानुक्रमण जो है वो एक शब्द तो नहीं है, इसमें कुछ अंतर जरूर करना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो हम इसको वंशानुक्रमण को यदि परिभाषित करना चाहें तो किस आधार पर किया जाता है? तो सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर या फिर जैविकीय आधार पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वंशानुक्रमण को यदि परिभाषित करते हैं तो उस शब्द को हम दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। एक तो उस विधि के रूप में जिससे किसी समूह की सदस्यता का निर्णय किया जाता है। अर्थात क्या कि वंशानुक्रमण से हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि जो व्यक्ति विशेष है उसका जो जन्म हुआ है वो किस समूह से है, मतलब किस जाति से है, किस वंश से आया है, तो ये निर्णय किया जाता है। दूसरा, उन रीतियों के लिए जिनके द्वारा संपत्ति या उसका पदवी या अधिकार का संचारण होता है। तो इस प्रकार से हम वंशानुक्रमण को दो तरह से, एक तो उसको जो अपने जन्मजात मिली है और दूसरा जो उसकी जो रीतियां हैं, जो उसको संपत्ति मिलती है, जो उसको पदवी मिलती है, जो उसको अधिकार मिलते हैं, ये किस प्रकार से मिलते हैं। तो ये दो आधार हैं, ठीक है। इस प्रकार जो वंशानुक्रमण समूह की जो सदस्यता में जैविकीय और सामाजिक दोनों आधारों को सम्मिलित करते हैं। तो इसमें बोहनन ने इस अपने अनुसार बताया है कि जब एक विवाहित जोड़ा एक संतान पैदा होती है तो उसका उन दोनों से संबंध वंशानुक्रम के संबंध के नाम से ही उसको पुकारा जाएगा। इसमें माता पिता एवं बच्चे के संबंधों को प्रकट करने की जो व्यवस्था है उसके रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम फोर्टेस ने भी बताया है कि वंशानुक्रमण क्या है, यह एक समूह है व्यक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था है जो वैध तरीके से सामाजिक एवं वैयक्तिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो इस आधार पर हम उन कई परिभाषाएं दी हैं। तो रिवर्स ने 1907 में ब्रिटिश एसोसिएशन ने है, इसने इसके समक्ष जो वंशानुक्रमण की जो उन्होंने परिभाषा दी है वो ये दी है कि इसका तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्मजात मिलती है, जहां लोग यह निश्चित कर सकते हैं कि वे माता पिता में से किस पक्ष में से हैं, ठीक है। तो ये हो गया वंशानुक्रमण। अब हम वंशानुक्रमण की निर्धारण की विधियां क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो यदि हम विभिन्न समाजों में इस वंशानुक्रमण की निर्धारण को देखें तो जो विधियां हैं वो अलग अलग पक्षों से होती हैं। इसमें पहला पक्ष आता है पितृपक्ष से, दूसरा मातृपक्ष से और तीसरा आता है द्विपक्ष से, ठीक है। तो यदि हम इस गणना में
माता एवं पिता केवल एक पक्ष के आधार पर ही करें तो यह गणना एक पक्षीय वंशानुक्रम कहलाती है। एक पक्षीय वंशानुक्रम की हम बात करें तो उसमें फिर दो भेद हैं। एक में जो गणना है पितृपक्ष से की जाती है और दूसरे में मातृपक्ष से। पितृपक्ष में जब ये गणना होगी तो पुरुष की ओर से होगी, अर्थात जब एक व्यक्ति का वंशानुक्रम उसके पिता पक्ष से गिना जाता है तो उसे पितृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं। और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है रोम वासियों ने किया था, क्योंकि उनके यहाँ पर स्त्रियों द्वारा वंशानुक्रम निश्चित करने के लिए कोई शब्द नहीं था। पितृवंशीय वंशानुक्रम में हमें प्राचीन रोम, चीन तथा पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका के पशुपालक समाजों में देखने को मिलते हैं। और इससे संबंधित सभी बंधुओं को पितृबंधु भी कहते हैं। फिर हम दूसरी बात करें कि जब एक व्यक्ति की वंश की जो गणना है वो स्त्री पक्ष अर्थात माता की ओर से की जाती है तो उसे मातृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं। और इस प्रकार से संबंधित सभी बंधुओं के जो सहोदर बंधु कहते हैं, सभी इससे जो संबंधित हमारे बंधु रहते हैं उसे हम सहोदर कहते हैं। एक व्यक्ति के रक्त से संबंध सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्ष के संबंधी तो होते हैं मात्र बंधु कहलाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को दादा दादी, चचेरे भाई बहन जो कि पितृपक्षीय एवं नाना नानी, मामा मौसी ये पितृपक्षीय जो है मातृपक्षीय भारत में कहाँ हैं? गारो, खासी, नायर, अमेरिकन इंडियन, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, इंडोनेशिया, मलाया, अफ्रीका के बांटू जनजाति, ऐसी कई जनजातियों में ये पाया जाता है। फिर कई बार जो वंश का निर्धारण है वो माता तथा पिता में से किसी एक की अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है। ऐसे वंशानुक्रम को हम द्विपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। माता अथवा पिता में से किसी भी एक से गिना जा सके तो इसे संदिग्ध पक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह पूरा निश्चित नहीं होता कि गणना किस पक्ष से की जाए, इसलिए ही इसे संदिग्ध पक्षीय वंशानुक्रम कहा जाता है। इस प्रकार का वंशानुक्रम निर्धारण जो है न्यूजीलैंड के हापो मायोरियो में पाया जाता है। एक परिवार के जो बच्चे हैं जैसे भाई बहन आदि के संबंधों को बंधुत्व की व्यवस्था में हम समपार्श्व बंधु कहते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं वो समपार्श्व बंधु कहलाते हैं। जब एक ही वंशानुक्रम समूह के सदस्य एक स्थान पर एक दूसरे के जब निकट रहते हों तो उसे स्थानीय वंशानुक्रम समूह भी कहते हैं। फोर्टेस ने वंशानुक्रम और पितृत्व में भेद किया है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी व्यक्ति का अपने माता पिता से संबंध पितृत्व या पुत्रत्व कहलाता है, जबकि उसका अपने पूर्वजों से जो संबंध है वो वंशानुक्रम कहलाता है। इस प्रकार वंशानुक्रम में पितृत्व की अपेक्षा पीढ़ियों की गहराई होती है, अर्थात वंश में एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी ऐसे बढ़ता जाता है। तो उसमें हम देखेंगे तो हमें अपनी पीढ़ियों की गहराई मिलेगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार वंशानुक्रम क्या है इसको आज हमने बहुत संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयत्न किया है। आगे की कक्षा में हम वंशानुक्रम के जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।